हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेस्ट पॉलिटिकल जीके यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति संतुलन के बारे में जानेंगे, बैलेंस ऑफ पावर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शक्ति संतुलन के बारे में जानेंगे, शक्ति संतुलन के अर्थ के बारे में। तो शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। प्रत्येक राष्ट्र शक्ति प्राप्त करना चाहता है और इसी शक्ति के द्वारा या तो वह यथास्थिति बनाए रखता है या उसकी समाप्ति का समर्थन करता है। इसी कारण वह इस प्रकार की नीति का अनुकरण करता है कि कोई भी राज्य इतना अधिक शक्तिशाली न हो जाए कि वह दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उसे दबाने या पराजित करने अथवा उसकी स्वतंत्रता का अपहरण करने का प्रयास कर सके। यानी जो शक्ति होती है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या होती है, तो केंद्र बिंदु होती है। और प्रत्येक राष्ट्र जो है शक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्या, तो शक्ति प्राप्त करना चाहता है और इसी शक्ति के द्वारा या तो वह यथास्थिति यानी कि पहले जैसा स्थिति बनाए रखना चाहता है या उसकी समाप्ति का समर्थन करता है। इसी कारण वह इस प्रकार की नीति का अनुकरण करता है कि कोई भी राज्य इतना अधिक शक्तिशाली यानी कोई भी राज्य जो है इतना अधिक शक्तिशाली न हो जाए कि वह दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर सके, उसे दबाए, उसे पराजित करे, उसकी स्वतंत्रता का अपहरण करे, उसे गुलाम बना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे राज्य की जगह पे राज्य का अर्थ जो है वहाँ यहाँ पे राष्ट्र से है। आप यहाँ पे इसको राज्य नहीं समझिएगा, यहाँ राज्य से मतलब है राष्ट्र का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार एक तुला के दो पलड़े समान भार होने पर संतुलित रहते हैं, उसी प्रकार की साम्य व्यवस्था विभिन्न राज्यों में संधियों द्वारा बनी रहनी चाहिए। पामर व पार्किंस के अनुसार यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधारभूत सिद्धांत है और मार्टिन राइट ने भी इसे राजनीति का आधारभूत सिद्धांत माना है। यानी जो तुला यानी कि जो तराजू होते हैं उनके जो दो पलड़े होते हैं वो समान भारे में संतुलित रहते हैं। उसी प्रकार जो हमारा राष्ट्र है उसमें जब समान शक्तियाँ होंगी तो कोई भी राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्रों को दबाने का कोशिश नहीं करेगा, समान संतुलित रहेगी और वह एक अच्छी दिशा की ओर मुख करेगी, यानी कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो इसीलिए जो यहाँ पे बताया गया है तुला यानी कि तराजू है, उसके जो दो पलड़े होते हैं वो समान भार में ही संतुलित रहते हैं। जब एक राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने पर तुल जाता है तो दूसरे राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति द्वारा उस पर अंकुश लगा देते हैं। इसी अंकुश को दूसरे शब्दों में शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहा गया है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहा गया है। शक्ति संतुलन के द्वारा विभिन्न स्वतंत्र शक्तियों में स्थायित्व किया जाता है। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है, अर्थात यदि कोई देश अन्य देश की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाता है, तब यह अन्य देशों के लिए संकट तथा चिंता का विषय बन जाता है। उस समय या तो पुराने संतुलन की स्थापना का प्रयास किया जाता है या फिर नए प्रकार के संतुलन का स्थापना का प्रयास किया जाता है। यानी कि जब एक राज्य जो है उसकी शक्ति जो है अपनी शक्ति बढ़ाने पर तुल जाता है तो दूसरा राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति द्वारा उस पर अंकुश लगाता है, यानी कि रोक लगाता है। इसी अंकुश को दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है, तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहा गया है। शक्ति संतुलन के द्वारा विभिन्न स्वतंत्र शक्तियों में अस्थायित्व यानी स्थायित्व यानी कि स्थिरता लाई जाती है। जब यह शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है,
अर्थात यदि कोई देश का अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाता है तब यह अन्य देशों के लिए संकट और चिंता का विषय बन जाता है। उस समय या तो पुराने संतुलन यानी कि जो पहले से संतुलन था उसकी स्थापना के बाद प्रयास किया जाता है, या तो फिर नए प्रकार के संतुलन का स्थापित किया जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं कि शक्ति संतुलन क्या है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। तो शक्ति संतुलन जो है इसका आदर्श रूप ये है, शक्ति संतुलन का जो आदर्श रूप है आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, और जो शक्ति संतुलन जो वास्तविक स्थिति है वर्तमान में ये है, वास्तविक स्थिति ये है, आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं शक्ति संतुलन की परिभाषाएं। तो मोर्गेनथाउ के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र वस्तु स्थिति बनाए रखने अथवा परिवर्तन करने के लिए दूसरे राष्ट्रों से अधिक शक्ति प्राप्त करने की लालसा रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जिस ढांचे की आवश्यकता होती है उनका लक्ष्य शक्ति संतुलन को बनाए रखना होता है। अब प्रोफेसर फी के अनुसार हम देखते हैं कि शक्ति संतुलन क्या है। तो शक्ति संतुलन का अर्थ है राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति में न्यायपूर्ण तुल्यभारिता जो किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर इच्छा लादने से रोक सके। नेक्स्ट है सरोजरबर्गर के अनुसार शक्ति संतुलन शक्ति संबंधों में संतुलन तुल्य भागिता या कुछ सीमा तक स्थिरता का नाम है जो अनुकूल परिस्थितियों में राज्य की किस संधि या किन्हीं दूसरे साधनों में पैदा होती है। क्या? तो राज्य की किसी संधि या किन्हीं दूसरे साधनों में क्या होती है? पैदा होती है, यानी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट विचारक क्या है? तो क्विंसी राइट, गोल्ड, फ्रांसीसी, लैकी, क्लाइड आदि विचारकों ने शक्ति संतुलन का आधार साम्य अवस्था के विचार को बताया है। किसके? तो साम्य अवस्था को विचार को बताया है, यानी कि संतुलन बनी रहनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो संतुलन जो बना रहता है उसी को साम्य अवस्था के विचार को बताया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स शक्ति संतुलन की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है? इसमें पहला है यथास्थिति रखने का प्रयास, यानी कि पहले जैसी स्थिति बनाए रखने का प्रयास। तो शक्ति संतुलन के द्वारा विश्व में यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यानी कि बाद पेरिस के समझौते तथा शांति संधियों के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था को फ्रांस तथा उसके मित्र राज्यों ने बनाए रखने का प्रयास किया। वे यूरोप का शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहते थे जो सदैव उनके पक्ष में हो। नेक्स्ट है विशेषता परिवर्तनशीलता। तो शक्ति संतुलन की स्थिति परिवर्तनशीलता है, इसका अंत असंतुलन में निहित है, यानी कि जो शक्ति संतुलन है वो परिवर्तनशील है और इसका जो अंत है और संतुलन में ही निहित है, यानी कि संतुलित नहीं हो सकता, ये कभी घट सकता है कभी बढ़ सकता है, तो क्या है असंतुलन में ही निहित है। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो तीसरी विशेषता है वो है नवीन शक्ति संतुलन। तो युद्ध शक्ति संतुलन का अंत कर देता है। युद्ध के पश्चात नए शक्ति संतुलन स्थापित हो जाते हैं। ये विजेता राष्ट्रों की इच्छानुसार होती है, यानी युद्ध जब होता है तो शक्ति संतुलन का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, उसका खात्मा हो जाता है। तो युद्ध के पश्चात जो है नए शक्ति संतुलन का स्थापित किया जाता है, और वो कौन करता है? तो जो जीते हुए राष्ट्र होते हैं, जो विजेता राष्ट्र होते हैं, उन्हीं की इच्छा अनुसार क्या होता है? तो शक्ति संतुलन को
फिर से नए सिरे से स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ तत्व यानी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एलिमेंट्स। तो शक्ति संतुलन के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों ही तत्व क्या हैं, तो विद्यमान है, दोनों ही तत्व विद्यमान हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो पांचवी विशेषता है वह है शक्ति संपन्न राष्ट्रों की प्रमुख भूमिका। तो शक्ति संतुलन की राजनीति में प्रायः बड़े बड़े शक्ति संपन्न राष्ट्र ही भूमिका अदा करते हैं। महाशक्तियाँ छोटे छोटे राज्यों को अपना पक्ष प्रबल करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की संधियों तथा उद्देश्यों से अपने साथ मिलाती रहती है। यानी शक्ति संतुलन की जो राजनीति है वो प्रायः यानी हमेशा बड़े बड़े शक्ति संपन्न राष्ट्र ही उसमें भूमिका अदा करते हैं, और जो महाशक्तियाँ जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो हैं छोटे छोटे राज्यों को अपना पक्ष मजबूत करने के लिए यानी प्रबल करने के लिए उनसे विभिन्न प्रकार की संधियाँ तथा उद्देश्यों से अपने साथ मिलाती रहती है। यानी कि अपने पक्ष मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की संधियाँ तथा उद्देश्यों से अपने साथ मिलाती रहती है। नेक्स्ट है अनुपयुक्तता। तो शक्ति संतुलन न तो प्रजातांत्रिक राज्यों के लिए उचित है न ही अधिनायकवादियों के लिए। यानी जो शक्ति संतुलन है वह न तो प्रजातांत्रिक और न ही अधिनायकवादियों के लिए उचित है, यानी कि उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शक्ति संतुलन के प्रकार के बारे में। तो प्रायः शक्ति संतुलन व्यवस्था निम्नलिखित दो प्रकार से प्राप्त होती है। पहला है साधारण संतुलन और दूसरा है जटिल संतुलन। तो हम सबसे पहले साधारण संतुलन के बारे में जान लेते हैं। तो साधारण संतुलन में दो परस्पर विरोधी राष्ट्र होते हैं, यानी कि दो राष्ट्र होते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इन राष्ट्रों की शक्ति प्रायः क्या होती है, समान होती है। 1991 तक अमेरिका तथा रूस साधारण संतुलन की स्थिति में थे, तथापि रूस की आंतरिक क्षमता के कारण संतुलन अमेरिका के पक्ष में हो गया। यानी जो रूस था उसकी आंतरिक क्षमता के कारण यानी कोई भी कठिनाइयों के कारण जो है संतुलन क्या है, तो अमेरिका के पक्ष में हो गया था। नेक्स्ट है जटिल संतुलन। तो जटिल संतुलन में अनेक राष्ट्रों के समूह एक दूसरे को संतुलन में करते हैं। इस संतुलन में विभिन्न प्रकार के उप संतुलन भी बन जाते हैं। तो उप संतुलन में है लचीला तथा कठोर संतुलन, और दूसरा स्थानीय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी संतुलन। तो जो अन्य प्रकार हैं तो वो है शक्ति संतुलन के अन्य प्रकारों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है लचीला तथा कठोर संतुलन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। शत्रु स्वार्थों से प्रेरित होकर मित्र बन जाते हैं तथा मित्र शत्रु बन जाते हैं। गुट परिवर्तनों की इस अवस्था को लचीला संतुलन कहा जाता है। इसके विपरीत जब गुटबंदी लचीली रहकर अपरिवर्तित हो जाती है तब यह कठोर संतुलन बन जाती है। नेक्स्ट है स्थानीय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी संतुलन। स्थानीय संतुलन वह संतुलन है जो किसी विशेष देश से संबंधित होता है। यदि इनका संबंध भौगोलिक तथा राजनीतिक क्षेत्र से हो
तब यह क्षेत्रीय संतुलन कहलाता है। इसी प्रकार यदि इस संतुलन का संबंध विश्व के समस्त राष्ट्रों से हो तब इसे विश्वव्यापी संतुलन की संज्ञा दी जाती है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे शक्ति संतुलन की धारणा को। तो शक्ति संतुलन की धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 18वीं-19वीं शताब्दी की है, जहां 5 या 6 मुख्य राष्ट्रीयकर्ता होते थे जो शक्ति के लिए परस्पर संघर्षरत रहते थे। शक्ति संतुलन का अभिप्राय यह है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बढ़ती रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी ना हो या इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरे पर हमला करने या उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। इस तरह विभिन्न राज्यों में संतुलन बना रहना चाहिए ताकि कोई विवाद उत्पन्न ना हो। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।